जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बोर्ड परीक्षा की तैयारी 2024 और 25। तो हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज से हम लोग 3 मार्क्स यानी 3 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हालांकि 3 नंबर वाले जो प्रश्न हैं इनका हमारा ये पहला पार्ट होगा। हमने 1 नंबर वाले प्रश्न और 2 नंबर वाले प्रश्न के वीडियो यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर आप नहीं देखे तो वहाँ विजिट करके उनको भी देख लेंगे कि 1 नंबर और 2 नंबर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 3 नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके के होते हैं और कितने बड़े होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? ट्रांसफार्मर के प्रकार का उल्लेख कीजिए। देखिए, पहला नंबर हम समझते हैं ट्रांसफार्मर है क्या। तो ट्रांसफार्मर दरअसल ये एक डिवाइस है और इसका काम होता है कि ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करने का ये काम करता है। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ट्रांसफार्मर की परिभाषा में आप बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक युक्ति है जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में और उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में रूपांतरण करने का कार्य करती है। अगर बात करें इसके सिद्धांत की तो जो ट्रांसफार्मर होता है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? इसमें दरअसल ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है, एक प्राथमिक कुंडली होती है, एक द्वितीयक कुंडली होती है। तो इसमें क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में हम लोग एसी सप्लाई देकर द्वितीय कुंडली में एसी सप्लाई को प्राप्त करते हैं। मतलब एक कुंडली की वजह से दूसरे कुंडली में बिजली को जनरेट करते हैं। तो इसलिए इसी घटना को हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ ट्रांसफार्मर में होता है, जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो ध्यान देना, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे क्या करता है, काम करता है। अब बात करेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर, हालांकि आपके जो कक्षा 12 की बात करें तो कक्षा 12 में ट्रांसफार्मर बेसिकली 2 प्रकार के दिए गए हैं। पहला नंबर ऊंचाई परिणमित्र और दूसरा नंबर होता है अपचाई परिणमित्र। देखिए, जो ऊंचाई परिणमित्र होता है इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो अपचाई परिणमित्र होता है इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये 2 तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। अब बात करेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता क्या है। अगर स्टेप अप का मतलब समझें, देखिए स्टेप का अर्थ होता है लेवल यानी स्तर, और अप का मतलब होता है उठाना, ऊपर करना। और इसमें है स्टेप डाउन का मतलब स्टेप का मतलब होता है लेवल और डाउन का मतलब होता है गिराना। तो यानी कहने का अर्थ है लेवल को उठाना और गिराना। तो आपने भी पढ़ा कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, 2 काम करता है। यानी वोल्टेज को लो है तो हाई कर देगा और हाई है तो लो भी कर देगा। तो सुनिए, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो जो क्या करेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसफ़र करेगा, उसे हम लोग कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो क्या करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बनाएगा, उसे हम लोग कहेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ध्यान देना, अगर ऊंचाई परिणमित्र की परिभाषा देना है तो आप कह सकते हैं कि ऐसा परिणमित्र जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में रूपांतरण करने का कार्य करता है उसे ऊंचाई परिणमित्र यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जो ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में रूपांतरण करने का कार्य करता है उसे हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर या अपचाई परिणमित्र कहते हैं। एक चीज़ आपको ये ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है वाइवा वगैरह में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करें लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो इसमें जो प्राइमरी कुंडली होती है इसमें फेरों की संख्या कम होती है। ध्यान देना है कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो इसमें प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। और अगर हम बात करें अपचाई परिणमित यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो इसमें क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे और भी ध्यान देना है कि जिधर फेरों की संख्या कम होगी, जिधर फेरों की संख्या कम होती है उधर मोटे तार का यूज होता है, और जिधर फेरों की संख्या अधिक होती है उधर पतले तार का यूज होता है। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो ये ट्रांसफार्मर का प्रकार रहा। उम्मीद करूँगा हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते। दूसरा प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 100√2 वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है विभवांतर का शिखर मान, फिर कह रहा है आधे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान, फिर कह रहा है पूर्ण चक्र के लिए इसका औसत मान। तो पहले यहाँ पे देखिए सवाल में दिया क्या है, इसमें विभवांतर यानी VRMS
विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान दिया VRMS, ये दिया है 100√2 वोल्ट, ये VRMS दिया है। तो इसमें हमसे 3 चीज़ें पूछ रहा है। पहला नंबर इसमें V0 पूछ रहा है, यानी शिखर मान पूछ रहा है, और इसमें VAB पूछ रहा है। VAB का मतलब आधे चक्र का औसत मान, और इसमें ये आधे चक्र का पूछ रहा है और हमसे पूर्ण चक्र का भी पूछ रहा है। तो चलिए पहले हम लोग निकालेंगे V0। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है, चूँकि हम जानते हैं VRMS बराबर जो होता है ये होता है V0/√2। तो अगर मुझे V0 निकालना है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा VRMS इंटू √2 इक्वल 0, सॉरी V0। अब VRMS का मान कितना दिया है, तो ये दिया है 100√2 इंटू ये वाला √2 बराबर हो जाएगा V0। तो √2 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 100 इंटू 2 बराबर V0। तो यहाँ से 200 हो जाएगा, 200 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा V0। तो यहाँ पे जो शिखर मान आया कितना आया, 200 वोल्ट आया। अब हमें क्या करना है, VAB बताना है, यानी एवरेज आधे चक्र के लिए विभवांतर का औसत बताना है। तो सामान्यतः इसके लिए भी हम लोग फार्मूला जानते हैं, ये होता है VAB बराबर 0.637 इंटू V0। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें VAB की बात करें तो 0.637 गुणे, अच्छा इसका मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप चाहें दशमलव हटा सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1000। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसको काटेंगे 2 1 2 2 पंजे 10। तो VAB जो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 637/5। तो इसका भाग वगैरह करेंगे तो 127 दशमलव समथिंग करके आएगा। तो जो भी आएगा इसका भाग आप कर लीजिए, इतना वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। अब इसमें अगला प्रश्न कह रहा है, इसमें जो एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान क्या होता है। तो ध्यान देना है कि अगर हमसे या तो धारा या तो विभवांतर किसी का भी अगर पूर्ण चक्र के लिए अगर औसत मान पूछ रहा है तो ध्यान देना उसका औसत मान जो होगा वो हो जाएगा 0। ये ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है। कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछ लेता है कि अगर एक प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर का समीकरण दिया रहेगा, कहेगा इसका एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान होगा, तो सीधे सीधे इसका ऑप्शन ध्यान देना, जब कभी भी एक पूर्ण चक्र का औसत मान पूछेगा तो उसको आपको तुरंत 0 पे टिक लगाना है। क्योंकि 0 इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर आधा धनात्मक चक्र लेते हैं और आधा ऋणात्मक, तो धनात्मक ऋणात्मक जब जोड़ते हैं तो वो फाइनली 0 हो जाता है। तो जिस वजह से इसका पूर्ण चक्र का जो औसत मान होता है वो 0 होता है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि किरचॉफ के नियम की व्याख्या कीजिए। देखिए, अगर जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 नंबर में प्रश्न पूछ रहा है तो आपको किरचॉफ के नियम में थोड़ा बहुत बताना है। इनके प्रथम नियम द्वितीय नियम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बताना है। लेकिन अगर आपका 3 नंबर का प्रश्न है या मान लो 5 नंबर में प्रश्न आ गया तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हालांकि ये 3 नंबर के प्रश्न है तो इसमें आप देखिए क्या क्या बता सकते हैं। पहला नंबर तो यहाँ पे किरचॉफ के नियम की बात करेंगे तो लिखेंगे किरचॉफ ने विभवांतर तथा धारा के संबंध में 2 नियम दिए जिसको हम लोग किरचॉफ का नियम कहते हैं, इतना लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम देखिए और कितने नामों से जाना जाता है। तो प्रथम नियम को धारा का नियम, संधि का नियम के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे अगर बात करें द्वितीय नियम की तो इसको बोल्टता और लूप के नियम से भी जानते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे इसको धारा नियम या संधि का नियम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ संधि से एक शब्द में समझ में आ रहा है समधि। समधि आप लोग सुने होंगे, जैसे जब 2 परिवार जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वहाँ पे जो रिश्ता होता है वो समधि का होता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे संधि है। संधि क्या होता है समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है और इधर से कोई वायर है, एक वायर इधर से एक वायर इधर से, कई वायर आपस में क्या होंगे आके एक जगह कहीं पे मिल रहे हैं। तो इस जगह को ही, जिस जगह पे सभी लोग आके मिल रहे हैं उसी जगह को हम लोग कहते हैं संधि, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं जंक्शन। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा रेलवे जंक्शन होता है, एक होता है रेलवे स्टेशन। तो रेलवे जंक्शन और रेलवे स्टेशन में डिफरेंट क्या है। देखिए रेलवे स्टेशन का मतलब जैसे मान लीजिए कोई पटरी अगर है वो सीधी चली गई, मतलब कहीं से आई नहीं, जैसे जो आई थी वो सीधी चली गई, तो उसे कहेंगे रेलवे स्टेशन। लेकिन अगर मान लीजिए कई तरफ से, यानी कई तरफ से अगर पटरियाँ आके एक दूसरे से कनेक्ट हैं एक जगह पे, जैसे मान लो एक पटरी इधर से आई, एक पटरी इधर से, एक पटरी इधर से आई, यानी कई तरफ से, इधर से भी एक आध 2 आ गई, तो कई तरफ से पटरियाँ आके एक जगह मिल रही हैं, तो इस जगह का नाम रखा जाएगा जंक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग संधि बोलते हैं। तो यहाँ पर समझिए धारा का नियम क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए
ये कई वायर हैं और आपस में एक जगह कनेक्ट है जिसको हम लोग संधि बोल रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे इसमें इधर करंट आ रही है I1, इधर करंट आ रही है I2, इधर करंट जा रही है I3, इधर भी करंट जा रही है I4, इधर करंट आ रही है I5 और इधर भी करंट आ रही है I6। तो इधर देखा जा रहा है कि यहाँ पे 6 वायर हैं और जिसमें सभी अलग अलग दिशाओं में करंट आ जा रही हैं। तो किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में ये बताया कि किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का जोड़ और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जो जोड़ होता है वो आपस में बराबर होता है। कहना ये चाहते हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम में यही लिखेंगे कि किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन, यहाँ लिखेंगे संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा। तो आने वाली कौन कौन है, तो आने वाली I1 है, I2 है और I5 है, ये आने वाली है। और बराबर अब बात करें जाने वाली, तो जाने में I3 है, I4 है और आने में एक और है I6 भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे I6 को भी लिखेंगे, हो गया। तो यहाँ पे इधर देखिए आने वाले आपके कितने हैं, तो आने वाले 4 लोग हैं और जाने वाले 2 लोग हैं। तो संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा का जो जोड़ होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यही आपके किरचॉफ का प्रथम नियम है। अगर हम बात करें अब द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम को बोल्टा का नियम या लूप का नियम भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये 2 प्रतिरोध हैं, ठीक है, जो श्रेणी क्रम से जुड़े हैं और मान लेते हैं यहाँ पे 2 सेल भी हैं, ठीक है, 2 सेल हैं और ये भी क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो मान लेते हैं इसका विद्युत वाहक बल E1 मान लेते हैं, इसका विद्युत वाहक बल E2 मान लेते हैं और यहाँ का प्रतिरोध R1 मान लेते हैं, यहाँ का प्रतिरोध R2 मान लेते हैं और इन दोनों के कारण मान लेते हैं यहाँ जो टोटल करंट निकल रही है वो करंट है I। और इधर सुनिए यहाँ पे जो घेरा बना है इसी को दरअसल हम लोग लूप बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम नामकरण कर देंगे A, B, C और D। तो द्वितीय नियम में किरचॉफ ने ये बताया कि किसी बंद लूप में जितने भी आपको वोल्टेज मिलेंगे और जितने भी विद्युत वाहक बल मिलेंगे उन सभी का जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 के बराबर होगा। बीजगणितीय योग का अर्थ है कि चिन्ह सहित लेना है। अब यहाँ पे एक आध दो बातें आपको और ध्यान देनी है। अगर मान लीजिए अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं, ठीक है, जैसे जिधर मान लीजिए करंट चल रही है, अगर हम भी उसी दिशा में चल रहे हैं तो ध्यान देना आपको प्लस का चिन्ह लेना है। और अगर हम धारा जैसे मान लीजिए चल रही धारा के ये दिशा हो गया, अगर धारा की दिशा में आप चल रहे हैं तो आपको प्लस का चिन्ह लेना है। एक काम करिए यहाँ पे दिशा वाले को माइनस में लीजिए, ठीक है। धारा की दिशा में अगर आप चल रहे हैं तो माइनस में लीजिए, धारा के विपरीत अगर हैं आप विपरीत तब आपको क्या करना है, प्लस लेना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, अगर मान लीजिए जैसे सेल है, ठीक है, तो अगर जैसे ये धनात्मक सिरा या ऋणात्मक सिरा, तो अगर हम धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाते हैं यानी जिस तरफ जाएंगे तो उस चिन्ह को लेंगे। जैसे धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक, और ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाएंगे तो धनात्मक का चिन्ह लेंगे। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लूप A B C D A में। तो यहाँ से देखिए चलेंगे तो यहाँ पे एक प्रतिरोध है, तो हमें यहाँ पे एक विभवांतर मिलेगा। तो हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, देखिए पहले हम लिखेंगे A B C D A में। तो इधर चलेंगे तो यहाँ एक प्रतिरोध है और इसमें करंट कितनी जा रही I। तो धारा की दिशा में तो यहाँ हो जाएगा I R1 क्योंकि यहाँ का विभवांतर में लिखना है। फिर उसके बाद ये भी हो जाएगा I R2। फिर यहाँ से आएंगे कोई नहीं मिला, फिर इधर देखिए ये ऋणात्मक या धनात्मक, ये ऋणात्मक या धनात्मक। तो हम ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का E2 और इधर भी क्या हो जाएगा प्लस का E1। और इनका देखिए यहाँ पे हम जो चिन्ह सहित ले रहे हैं यही दरअसल बीजगणितीय योग है और इनका संपूर्ण योग कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है अब E1 प्लस E2 और इनको उठा के उधर भेज देंगे तो I कॉमन करके यहाँ लिख सकते हैं R1 प्लस R2। यही आपका क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए किरचॉफ का नियम आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा है तो ऐसे ही आप वहाँ करके आएंगे, आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करूँगे 3 प्रश्न हम डिस्कस किए, 3 नंबर वाले, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, इस तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।